जय हिंद दोस्तों। हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा क्या है और उसका जो टाइप्स है उसी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। और इनका इनका जो लोकेशन है ना हमारा बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये रहता है उसी के बारे में जानेंगे। और सच बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ना माइक्रोब्स के बारे में आपको अगर ब्रीफ आइडिया ना मिले तो फिर बताना। और फिर ये वीडियो में और भी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि हम उसका जो इम्पैक्ट है हमारा बॉडी सिस्टम में क्या है और उनका जो बेनिफिट्स है उसी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल माइक्रोबायोटा क्या है? एक्चुअली ये एक हिडन सिस्टम है। एक्चुअली ये हिडन क्यों है? बैक्टीरिया तो दिखते नहीं। एक्चुअली नॉर्मल माइक्रोबायोटा का मतलब ये है कि माइक्रोब्स, ये है माइक्रोब्स, और बायोटा बायोटा का मतलब है बायोटिक सिस्टम। ओके, बायोटिक सिस्टम में स्पेसिफिकली आपको जनरली तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बारे में बात करेंगे। हालांकि उससे अलावा तो बहुत सारा बैक्टीरिया है, जैसे कि वायरॉइड, प्रायन, उसी के बारे में। हालांकि हम तीन चीज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ये है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बारे में। ओके, और इसको हम हिडन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं। और इकोसिस्टम का मतलब ये है, देखो आपका आजू बाजू में जो बायोटिक और आबायोटिक कंपोनेंट रहता है ना, उसी को हम इको मतलब सभी चीज़ को मिला के हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपका बॉडी में जो भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं ना, वो आपका बॉडी का इकोसिस्टम है। ओके, तो नॉर्मल माइक्रोबायोटा को हम क्योंकि ये एक्चुअली ह्यूमन में रहता है इसीलिए हम इसको ह्यूमन माइक्रोबायोम भी बोलते हैं। और ये एक भास्ट कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसी को हम कलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ये आपका बॉडी में रहता है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये माइक्रोबायोटा क्या है? एक्चुअली देखो, माइक्रोबायोटा ना ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल माइक्रोबायोटा और एक होता है ट्रांजिएंट माइक्रोबायोटा। नॉर्मल माइक्रोबायोटा क्या है? आपका नॉर्मल कंडीशन में जो माइक्रोब्स दिखते हैं ना आपका बॉडी में, उसी को हम नॉर्मल माइक्रोबायोटा बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल माइक्रोबायोटा आपका ई कोलाई है, वो इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली आपको मिलता है और वो डाइजेशन में भी और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी आपको हेल्प करता है। हालांकि जो ट्रांजिएंट माइक्रोबायोटा होता है ना, वो पैथोजेनिक होता है, जो कि आपका सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब वो डिजीज़ कॉज करवाते हैं, मतलब वो रोग वगैरह करवाते हैं। ओके, तो ट्रांजिएंट माइक्रोबायोटा वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, जैसे कि मेहमान आते हैं ना कुछ टाइम के लिए, उसी हिसाब से ट्रांजिएंट माइक्रोबायोटा। और नॉर्मल माइक्रोबायोटा आप घर का एक सदस्य है। ओके, तो नॉर्मल माइक्रोबायोटा आप डिजीज़ कॉज नहीं करवाते हैं। हालांकि कुछ कुछ टाइम पे ना ये जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, ये आपका, ये जैसे कि आपका स्किन है और इसके ऊपर माइक्रोब्स वगैरह रहता है। और ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को यहाँ पे अटैच होने के लिए नहीं देते हैं। और स्पेसिफिकली तो कुछ एंजाइम वगैरह भी सीक्रेट करते हैं ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है यहाँ पे आके सेटल ना हो जाए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि हम तीन चीज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे। एक है बैक्टीरिया, और एक है फंगस, और एक है वायरस। इसको कौन नहीं पहचानते हैं भाई? ये तो पूरा दुनिया में आके हल्ला मचाया था कैसे, तो इसको तो सभी जाने होंगे। और ये है फंगस। देखो एक्चुअली फंगस ना बहुत तरह का होता है। हालांकि मैं दो चीज़ के बारे में फ़िलहाल बता रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है बैक्टीरिया के लिए, फिर और एक चैप्टर है वायरस के लिए। तो फिलहाल हम बहुत सभी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ओके, तो फंगस स्पेसिफिकली आप जो खाते हैं ना मशरूम वगैरह, उसी को भी हम फंगस बोलते हैं। हालांकि ये एडिबल है, और कुछ कुछ होता है जो नॉन एडिबल, जैसे कि पॉइजन वगैरह भी रहते हैं। और माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आपका स्किन में रह के ना आप स्किन रचेस वगैरह करवाते हैं उसी हिसाब से। ओके, ये है फंगी के बारे में। और ये है वायरस। वायरस मतलब ये आपका बॉडी में आके पूरा आपका जो डीएनए सिस्टम है ना, उसी को हाईजैक कर लेता था। और फिर वायरस उसी हिसाब से उसी का मनमर्जी करवाता था आपका बॉडी के अंदर, जिसके तहत ना आपका जो भी प्रोटीन बनना था आपका बॉडी में वो नहीं बन पाता था। तो अगर आपका प्रोटीन डिफॉर्मेशन हुआ तो फिर आपको डिजीज मतलब कुछ रोग वगैरह मतलब हो जाता था उसी हिसाब से। एक्चुअली ये माइक्रोब्स का यही काम है कि आपका जो जेनेटिक सिस्टम है ना, मतलब आपका जो डीएनए सिस्टम है, मतलब आपका जो प्रोटीन फॉर्मेशन, कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होता है जो कि चाहिए आपको बॉडी बनाने के लिए, वो बनाने के लिए देते ही नहीं, तो हाईजैक कर लेते हैं। अगर ये हाईजैक कर लिया तो आपका बॉडी का कुछ डिफॉर्मेटिव्स, मतलब आपका बॉडी का फंक्शन कुछ चेंज हो सकता है। कुछ एंजाइम वगैरह नहीं बनेगा, कुछ बनेगा फिर। तो यही काम है ये माइक्रोब्स का। और बैक्टीरिया का स्पेसिफिकली देखो, बैक्टीरिया का बहुत काम है। ये पूरा दुनिया ना भरा हुआ है माइक्रोब्स में, मतलब स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में। क्योंकि देखो, आप जो दही वगैरह खाते हैं ना, वो किसकी वजह से होता है? वो तो लैक्टोबैसिलस है, वो तो बैक्टीरिया है। मतलब वो फर्मेंट जो ज़्यादातर फर्मेंट करवाते हैं ना, वो बैक्टीरिया ही होते हैं। और स्पेसिफिकली दही में तो लैक्टोबैसिलस ही मिलता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का। तो आगे चले, ये तीन चीज़ के बारे में आपको तो एक शॉर्ट आइडिया हो गया होगा। ओके, और ये जो माइक्रोब्स है ना, नॉर्मल माइक्रोबायोटा, ये आपका बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिलता है? एक होता है तो स्किन। देखो स्किन में ना स्पेसिफिकली आपका स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया जनरली हेलोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब वो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है। ओके, और आपका बॉडी में स्वेट तो निकलता ही है।
मतलब पसीना पसीना निकलता है ना, इसकी वजह से वो ज़्यादा वो उनको चाहिए, मतलब वो सॉल्ट में ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि आप क्या खाने के लिए ज़्यादा पसंद करेंगे, मिठाई। किसी किसी को हो सकता है कि खट्टा ज़्यादा पसंद है, उसी हिसाब से ये बैक्टीरिया को ना ज़्यादा नमक पसंद है। अगर नमक पसंद रहा तो उसी को हम हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, और इसीलिए आपका बॉडी का स्किन में ना पसीना निकलता है और वो तो सल्टी ही होता है। इसके वजह से वहाँ पे जो माइक्रोब्स रहते हैं हम उसी को हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, और स्पेसिफिकली स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस ना, ये स्पेसिफिकली स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया ही मिलते हैं, और वो तो बहुत सारा फैमिली है स्टैफिलोकोकस, हालांकि वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल उतना ही आपको अ, जानना है। और उसी में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, वहाँ पे फंगस वगैरह भी मिलते हैं और वायरस वगैरह भी मिलते हैं, जो कि आपका जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, उसी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका स्किन है और उसके ऊपर ये बैक्टीरिया चिपका रहता है। ओके, छोटा 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 ऐसे चिपका रहता है, ये आपका स्किन है उसी के ऊपर। और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, वो यहाँ पे आके सेटल ना हो जाए, इसलिए ये कुछ एंजाइम वगैरह भी सीक्रेट करवाते हैं। ओके, मतलब ये जो येलो कलर का बैक्टीरिया है ना, ये कुछ एंजाइम वगैरह सीक्रेट करवाते हैं, जिससे ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये यहाँ पे आके सेटल ना हो जाए। अगर फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर यहाँ पे आके सेटल हो गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ स्किन का डिजीज़ वगैरह हो सकता है। ओके, इसीलिए आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, ये यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत मदद करते हैं। ओके, और ये जो माइक्रोब्स है ना, ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मिलता है, मतलब जैसे कि गट वगैरह में ये जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन वगैरह भी करवाते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसी को डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत मदद करते हैं। देखो क्या है, जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, आपका जैसे आप पैदा होते हैं ना, मतलब इनबॉर्न कुछ कुछ इम्यून आपका डेवलप होता है, हालांकि फिर बाद में जब आप बैक्टीरिया के साथ आपका इंटरेक्ट होता है, उसी टाइम आपका कुछ इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। ओके, तो उस हिसाब से आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए ना, बैक्टीरिया का भी कुछ हाथ है उसी में। ओके, और ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलते हैं। और आप देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में भी ना, ये आपका माइक्रोब्स कॉलोनाइज करते हैं और जो हेल्प करते हैं पैथोजेनिक अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये मेंटेन आपका जो रेस्पिरेटरी नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मेंटेन करके रखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेसिफिकली नोज टू लंग्स को हम देखते हैं, और उसी में जो ये ट्रैक्ट है ना, उसी में पूरा माइक्रोब्स फैला के, मतलब एक पतला सा लेयर होके रहते हैं, मतलब वो कॉलोनाइज करके रहते हैं। ओके, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये यूरिनो जेनिटल ट्रैक, देखो यूरिनो जेनिटल ट्रैक में ना स्पेसिफिकली वेजिना और यूरेथ्रा में और मिलते हैं माइक्रोब्स, और स्पेसिफिक माइक्रोबियल कम्युनिटी मिलता है, जो कि प्लेइंग ए मेजर रोल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब जो आपका यूरिनो जेनिटल ट्रैक है ना, उसी में ये जैसे कि ट्रैक्ट है, उसी में कुछ इस तरह सा माइक्रोब्स रहते हैं, और वहाँ पे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं ना, यहाँ पे कुछ एंजाइम सीक्रेट करके वहाँ पे ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, ये सेटल होने नहीं देते हैं, जिसके तहत आपका जो तबीयत है ना, वो ठीक रहता है। उसकी वजह से कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे भी स्पेसिफिक माइक्रोबियल कम्युनिटी मिलते हैं ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। ओके, आगे चलते हैं। डिस्बायोसिस एंड इट्स इफेक्ट। देखो इनिशियल इम्बैलेंस डिस्बायोसिस, इसमें क्या है ना, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्किन है, ये आप मान भी सकते हैं कि आपका कोलन है और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, किसी प्लेस पे सभी जगह पे माइक्रोब्स रहते हैं। ओके, यहाँ पे माइक्रोब्स हो गया, फिर यहाँ पे मतलब सारा माइक्रोब्स, नॉर्मल माइक्रोबायोटा ये, मतलब ये आपका बॉडी में सभी टाइम रहते हैं। ओके, तो अगर जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया, जैसे कि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में को मैं कुछ दूसरा कलर कर लेता हूँ, येलो कलर का हुआ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पे आके ये सेटल होने के लिए नहीं देंगे। इसके लिए क्या करते हैं ना, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये कुछ एंजाइम वगैरह सीक्रेट करते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना, यहाँ पे वो हट जाए। अगर ये हट गए तो यहाँ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं ना, फिर आके यहाँ पे एक अगर सेटल हो गया, जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पे एक आके सेटल हो गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यहाँ पे आके सेटल हो गया, मतलब जो आप नॉर्मल माइक्रोबायोटा को हटा के, फिर यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत बना लेंगे, और यहाँ पे डिजीज कज करेंगे। ओके, ये है इनिशियल इम्बैलेंस का काम है। फिर अगर ये यहाँ पे बहुत सारा बना लिया ना, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे भी इम्पैक्ट होता है। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बॉडीज इम्यून सिस्टम ऑफन रिएक्ट टू डिस्बायोसिस लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड पोटेंशियल डैमेज टू टिश्यू। और देखो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। अगर उसी जगह पे ना ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू को इम्पैक्ट करते हैं, और यहाँ अगर ये टिश्यू इम्पैक्ट हुआ
तो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर काम नहीं कर पाएगा उस हिसाब से, और आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना वो वहाँ पे डिसबायोसिस हो जाएंगे, और पोटेंशियली आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है। और हेल्थ कॉन्सिक्वेंस, लॉन्ग टर्म डिसबायोसिस कैन कंट्रीब्यूट टू रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसी को इम्पैक्ट करे, एलर्जी करे, इन्फ्लामेशन करे आपका बॉडी में, और ऑटो इम्यून डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा टाइम तक ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहा तो एलर्जी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। हालांकि और बहुत सारा, बस आप सर्च कर लेना, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे अगर आके सेटल हो गए तो फिर दिक्कत तो होने वाला है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ओके, आगे चले। माइक्रोबायोटा एंड डिजीज़, ये कुछ डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ मतलब जिसको हम आईबीडी बोलते हैं, और ओबेसिटी मतलब आपका वेट बढ़ जाएगा, और ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब इम्यून सिस्टम आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है ना वो यहाँ पे हाईजैक हो जाएंगे और ट्रिगर करेंगे आपका खुद का इम्यून सिस्टम को। मतलब ये आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम है ना ये आपके ऊपर आज पैथोजन अटैक करेंगे, और आपका बॉडी को हेल्थ मतलब आपका बॉडी ख़राब हो जाएगा उससे। ओके, और जो आपका मेंटल हेल्थ है ना उससे भी वो इम्पैक्ट करते हैं। ये बस उसका कुछ डिटेल है, पढ़ लेना आप। ओके, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है ना, अब अभी ना फिलहाल ये ट्रेंड में है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है, ये जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ई कोलाई का कुछ फैमिली, हम आज ए मेडिसिन उसको यूज़ करते हैं, और ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोवाइड करते हैं आपका हेल्थ बेनिफिट के लिए, और आप उसी को एक सर्टेन अमाउंट में अगर आप उसको कंज्यूम किए तो, और दे सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग द गॉट बैक्टीरिया एनहांसिंग योर डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। और ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ना अगर आप उसी को एक सर्टेन लेवल तक लिए तो आपका जो डाइजेशन है वो एनहांस हो जाएगा, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप एंटीबायोटिक ज़्यादा लिए तो आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो डिसरप्ट हो जाएंगे, उससे आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, आपका न्यूरल ट्रांसमिशन भी ख़राब हो जाएगा, आपका मतलब सारा बॉडी का जो सिस्टम है ना जो माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड था वो ख़राब हो जाएगा। तो प्रोबायोटिक लेने के बाद क्या होता है वो सारा फिर बूस्ट हो जाता है, मतलब ये आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स। ओके, प्रीबायोटिक क्या है, ये एक्चुअली ये नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट सिलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया like in your colon and act as a food for your probiotic and promoting your gut health। ये क्या करते हैं ना प्रीबायोटिक, एक्चुअली प्रोबायोटिक के साथ हम प्रीबायोटिक लेते हैं। प्रीबायोटिक का काम क्या है, ये प्रोबायोटिक के लिए जो बैक्टीरिया है ना उसके लिए वो खाना है ये प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है उसके लिए खाना क्या है, यही प्रीबायोटिक। ओके, तो प्रीबायोटिक कैन एक्ट एज ए इंग्रेडिएंट दैट सिलेक्टिवली मतलब स्पेसिफिकली स्टिमुलेट करता है बैक्टीरियल जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उसी का ग्रोथ को। अगर ये ग्रोथ मतलब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा ज़्यादा बढ़ेगा ना वो उतना अच्छा है, जितना अच्छा रहेगा उतना आप सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे आके सेटल ना हो जाए। ये है पूरा प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का कॉन्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक अलग चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कुछ कंक्लूजन देखो, नॉर्मल माइक्रोबायोटा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हेल्थ, मतलब वो आपका अंदर रहते हैं जो प्ले ए मेजर रोल इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, और ये प्रोटेक्ट करते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे। और ये पूरा चैप्टर में ना हमारे पास यही काम रहा कि जो आपका नॉर्मल माइक्रोबायोटा है आपका बॉडी में वो कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पे रहते हैं और उनका वाइटल रोल क्या है स्पेसिफिकली उसको समझाना। बस मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका तो कुछ आइडिया रहा होगा कि जिससे आप जो खान पान वगैरह करते हैं जैसे कि फास्ट फूड सबसे गंदा वाला चीज़ है, क्योंकि उससे आपका नॉर्मल माइक्रोबायोटा तो कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि वो थोड़ा हार्ड वाला फूड है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स खाना है, तो आपको उसको तोड़वाने में मतलब उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि चिकन वगैरह आप खाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगता है वो डाइजेशन होने के लिए, पर आप नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह लिए तो आपको डाइजेशन जल्दी हो जाता है, और डाइजेशन आपका जल्दी हो गया तो फिर एनर्जी ज़्यादा मतलब जल्दी मिल जाएगा आपको बॉडी के लिए उस हिसाब से। तो आपको जो आप नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ना
वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी के अंदर जो इकोसिस्टम है माइक्रोब्स का, वो मेंटेन करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप अगर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक ले ले तो मेरा मानना तो यही है, वही है कि आप उससे साथ साथ कुछ प्रोबायोटिक एंड एज वेल एज प्रीबायोटिक भी ले लें, ताकि आपका जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, चलते हैं। मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा।